वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें से ऋग्वेद की रचना के काल को ऋग्वैदिक काल तथा ऋग्वैदिक युग के बाद की अवधि को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस युग में 3 वेदों के साथ उपनिषद और 2 महान महाकाव्य रामायण और जय संहिता अर्थात महाभारत की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में हुई लोहे की खोज ने आर्यों को भारत के मध्य तथा पूर्वी भाग की तरफ विस्तार करने में मदद की। अब आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सैंधव प्रदेश से हटकर कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक आ गया। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का राजनीतिक जीवन साहित्य। ऋग्वेद काल में जन, जो कि आर्यों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, वो उत्तर वैदिक काल में और बड़ी होकर जनपद कहलाने लगी। भारत के पूर्वी और दक्षिणी भाग में आर्य बस्तियों के प्रगति के साथ साथ बड़े राज्यों का उदय हुआ। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा अब एक पूर्ण शक्ति बन गया और सभी विषयों का स्वामी हो गया था। इसने राजन, एकराट, सम्राट, अधिराज जैसी उपाधियां हासिल की। सभा और समिति संस्थान का प्रभाव अत्यंत क्षीण हो गया। राजा को बलि, सुलका, भगा आदि कर प्राप्त हुए। राजा का अभिषेक राजसी यज्ञ से होने लगा। उच्च पदाधिकारियों के समूह को रत्नी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। यह राजा के प्रशासन में राजा को सहायता प्रदान करते थे। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो गया था। बलि, जो कि ऋग्वेद काल में एक स्वेच्छाचारी कर हुआ करता था, वह अब एक नियमित कर हो गया था, जो कि कुल आय का 1/6 भाग हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की तुलना में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं। हालांकि समाज आज भी पितृसत्तात्मक समाज ही था, लेकिन महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आ चुकी थी। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया था। उनका पिता की संपत्ति से अधिकार भी छीन लिया गया था। यज्ञ तथा सभा में प्रवेश से उन्हें वंचित किया गया था। पुत्री को दुख का स्रोत माना जाने लगा, क्योंकि इस काल में दहेज प्रथा शुरू हो गई थी। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण अथवा दुख का स्रोत बताया गया है। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते जन पर आधारित हो गई। व्यवसाय भी आनुवांशिक हो गए, जिससे समाज में अनेक श्रेणियों का उदय हुआ और वो श्रेणियां कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। जीवन में हुए बदलावों के इसी क्रम में हमें उत्तर वैदिक काल में और एक व्यवस्था विशेष रूप से दिखाई पड़ती है, और वो है आश्रम व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत मानव को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन 4 भागों में बांट दिया गया था। इसी के साथ साथ हमें संस्कारों के 16 तथा विवाह के 8 प्रकार देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक काल के आर्य लोग गाँव में निवास करते थे। छोटे किसान की भूमि को बड़े किसानों अर्थात जमींदारों ने ले लिया था। अब पशुपालन की जगह कृषि प्रमुख पेशा बन गई थी। इसका प्रमुख कारण था लोहे की खोज। इस काल में लोहे के बने उपकरणों से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाने लगी। यजुर्वेद में लोहे के लिए शामयस और कृष्णयस शब्द का प्रयोग मिलता है। इस काल में लोग समुद्री रास्तों से भी परिचित हो गए थे। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। ऋग्वेद कालीन समाज प्रकृति पूजक समाज था, किंतु उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था। केवल यज्ञ ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ मंत्र विधि, पशु बलि तथा नर बलि भी प्रचलित हो गई थी। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का भी आभास मिलता है।